द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 2025 मॉडल। क्या आपको ये लेना चाहिए? बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही कम है, पावर बहुत कम है, इतना ज्यादा हैवी है कि स्टेबिलिटी बहुत सारी इश्यूज आती है। क्या ये सब सही है? चलिए देखते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है साइमन मोहंती। मैं बिलोंग करता हूँ राउत क्लास से, उड़ीसा में। यह है मेरी सुंदर रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 फायरबॉल ब्लैक वेरिएंट। इस गाड़ी को मैंने लगभग 3 महीने पहले ली है और इसको मैं लगभग 1,500 से 2,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। आज मैं आपके साथ इसके बारे में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। और पिछले मेरे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं इस गाड़ी के बारे में, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस, इसका जो हैवी वेट है उसके बारे में, इसका स्टेबिलिटी कैसा है। ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको एक एक करके कवर करके आपको इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आपको समराइज्ड फॉर्म में इसके सारे प्रोज एंड सारे कॉन्स भी एक लिस्ट के फॉर्म में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इससे कुछ नया सीख पाए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। इज द मीटियोर 350 टू हैवी? तो ये जो मेरी गाड़ी है इसका ऑफिशियल ऑन पेपर वेट है 191 kgs एंड विथ फ्यूल और विथ पैसेंजर के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जैसे कि लगभग 270 to 280 kgs। मैं अपनी पर्सनली मेरा जो वेट होता है उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा वेट होता है अगर आप स्पेशली एक 125cc बाइक से अपग्रेड करें या फिर स्कूटी से अपग्रेड कर रहे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा वेट लग सकता है। बट क्या ये सही में इतने ज्यादा वेट की वजह से अनस्टेबल हो जाता है? तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका जो वेट है ये इसके फॉर्म में ज्यादा काम करता है। हाँ, जब भी आप इस गाड़ी को टर्न करके निकाल रहे होंगे या फिर मिडिल स्टैंड में लगा रहे होंगे तो शायद आपको इसका जो 200 kgs का वेट है वो कहीं ना कहीं फील हो सकता है। लेकिन जब भी आप गाड़ी में एक बारी ऐसे बैठ जाए और आप अपनी राइड शुरू कर दें तो आपको बिल्कुल भी इसका वेट फील नहीं होता और ये और ही ज्यादा स्टेबल बनाता है इस गाड़ी को। थैंक्स टू इट्स स्पेशली जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको बहुत नीचे रखा गया है। ये क्रूजर सेगमेंट का बाइक है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये नीचे होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसका वेट इसके फॉर्म में ज्यादा काम करता है और ना कि इसको ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। एंड आई सजेस्ट अगर आपका वेट लगभग 60-70 kg से प्लस है तो ही आप ऐसी गाड़ी एक लीजिए, वरना अगर आपका वेट 40-50 kg है तो शायद आपको ये हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपके बॉडी वेट के अगर 4 टाइम्स वेट की गाड़ी हो गई तो फिर आपको निकालते टाइम या फिर मेन स्टैंड लगाते टाइम इसके कुछ मूवमेंट्स में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसका वेट इतना हैम्पर मुझे तो पर्सनली नहीं करता है और चलाते टाइम ये और ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है एक्सपीरियंस। अभी हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसको मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए मेरे चैनल पे। क्या इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम है? तो मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा हूँ, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट के हिसाब से तो कम ही है। और ऑफ कोर्स अगर आप एक क्रूजर बाइक ले रहे हैं तो आपको उसका कम ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अपने इंडियन रोड्स के बारे में। देखिए, हमारा जो इंडियन रोड्स है इसमें बहुत सारे बम्स आते हैं और कुछ बम्स इतने ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं और बहुत डीप गड्ढे भी होते हैं। तो अगर सारी चीजों को मैं देख के चलूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी गाड़ी कहीं पे भी लगी है नीचे, किसी भी बम्प पे हो या कहीं पे भी। और अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आप एक चीज माइंड में रख लीजिए कि जो आपके माइनर बम्प्स हैं वो तो आराम से ये क्रॉस कर जाएगी, लेकिन कुछ बम्प्स होते हैं जो जिसका हाइट बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो सब जो बम्प्स होते हैं उनमें आपको स्लोली क्रॉस करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ वीडियोस भी ऐड कर दूंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बम्प्स में चल के गाड़ी के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहता है, कितना डिस्टेंस बाकी रहता है। और टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर गोइंग विद अ पिलियन, तो अगर आप पिलियन के साथ है तो आपको थोड़ा और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अगर हम थोड़े ज्यादा ही बड़े हैं तो। और गड्ढों में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है इतना कुछ कहीं भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, और आपको भी मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कुछ वीडियोस भी ऐड कर दे रहा हूँ, अभी देख लीजिए आप। ये देखिए जैसे ये बम के ऊपर से जा रहा है, अभी इतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और डिस्टेंस अच्छा खासा है कि आप आराम से क्लियर कर ले।
लेकिन अगर कोई ज्यादा ही ऊंचा बम्प है या फिर कोई ज्यादा ही डीप गड्ढा है और आप पिलियन के साथ है, तो आपको स्लोली देख के थोड़ा धीरे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक क्रूजर सेगमेंट की मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रहता है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करने वाले अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। Does the Meteor 350 vibrate too much in high RPMs और high speeds? तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बारे में, ये गाड़ी मैं लगभग 110-120 स्पीड तक भी चला चुका हूँ। और ये जो 2025 का मॉडल रहता है, इसमें आता है J सीरीज इंजन, जिसमें इसका जो पिस्टन मूव करता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसका एक अलग से मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से अगर आप आइडल पे भी गाड़ी है, जैसे कि हमारे पुराने बुलेट्स या फिर पुराने मॉडल के जो भी रॉयल एनफील्ड के बाइक थे, वो बहुत वाइब्रेट करते थे हर एक थंब के साथ। वो अभी J सीरीज इंजन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए अलग सा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ हाई स्पीड में जब हम जा रहे हैं, वाइब्रेट करता है या नहीं, तो मैंने बहुत जगह तो ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं भाई बहुत वाइब्रेट कर रहा है, हम चला नहीं पाते हैं, मिरर लूज हो जाते हैं। भाई मैं इसको 3 महीने से चला रहा हूँ और लगभग 1,500-2 हजार किलोमीटर चला चुका हूँ, और मैं अच्छी खासी स्पीड में भी चलाता हूँ इसको, 110-120 में भी। लेकिन मुझे कभी भी इसका वाइब्रेशन का कोई भी इशू नहीं आता है। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक एकदम मक्खन के साथ चले जाते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको फील होता है, जो कि सिर्फ इसी गाड़ी में नहीं, किसी भी गाड़ी 350 सेगमेंट में अगर आप करेंगे तो उतने स्पीड में जाएंगे तो थोड़ा बहुत फील होगा ही। और अगर आप जा रहे हैं 130-140 तक, जो कि इसका लगभग मैक्सिमम स्पीड है, 130 तक चली ही जाती है, 130 तक अगर जा रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। बट जो हमारा 110-120 तक का भी जो स्पीड है, उतने में भी आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगा, और अंडर 100 तो आपको बिल्कुल ही वाइब्रेशन वैसा कुछ फील होने नहीं वाला। और इसका पावर भी बहुत अच्छा फील कराएगा आपको। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। क्या मेटियोर 350 का माइलेज बहुत ही ज्यादा कम है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो फर्स्ट सर्विस मैंने करवाया है, उससे पहले का जो माइलेज था वो लगभग मुझे 25-20 के तरफ मिलता था, जो कि कम ही है, 350 सेगमेंट के बाइक के हिसाब से कम ही माइलेज होता है। लेकिन मेरे फर्स्ट सर्विस के बाद जो सिटी का मेरा एक्सपीरियंस है, सिटी में मेरे को लगभग 30 प्लस ही देता है माइलेज, 30 प्लस फॉर श्योर, और कभी कभी 35 तक भी माइलेज मिल ही जाता है इन सिटी। और अगर मैं इसको हाईवे पर लेके जाऊं तो आराम से मेरे को 35 से 40 का माइलेज मिल ही जाता है। तो माइलेज इसका इश्यू बिल्कुल है ही नहीं। मुझे पता भी नहीं ये बोल कौन रहा है भाई कि इसका माइलेज इश्यू है बोल के। इतना अच्छा माइलेज इतने पावर के साथ आपको कौन सा ही गाड़ी देगा, मुझे तो भाई पर्सनली तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको हाईवे में 40 का माइलेज दे रहा है, 350 सीसी का बाइक है, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और मुझे पर्सनली तो बहुत बढ़िया ही लगता है इसका जो माइलेज है, स्पेशली फर्स्ट सर्विस के बाद। हाँ, फर्स्ट सर्विस के पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, जो कि 500 किलोमीटर तक आपको चलाना होता है फर्स्ट सर्विस का, और तब तक थोड़ा कम ही माइलेज होता है। बट उसके बाद जो आप सर्विस करवाने के बाद जो आपका माइलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया होता है, और 30 to 35 का माइलेज आपको आराम से मिल ही जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में, Who should buy this machine? तो मैं आपको अभी इस बारे में थोड़ा बताऊंगा कि किसको ये बाइक लेना चाहिए, जैसे कि आपका कितना हाइट होने से ये आइडियल रहेगा, या फिर कितना आपका वेट रेंज होने से ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, और आपका यूजेज कैसा होने से ये बाइक आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हाइट। देखिए, ये इसका जो सीट का हाइट है वो बाकी सब रॉयल एनफील्ड के बाइक से थोड़ा कम है। हाँ, एक गोवन क्लासिक आता है जिसका हाइट इससे भी ज्यादा है, बट अगर आप ये बाइक के लिए देख रहे हैं और आपका हाइट थोड़ा कम भी है तो आप आराम से ये बाइक ले सकते हैं। आपका अगर हाइट है अराउंड 5'4" प्लस, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सूट करेगा। और हाँ, मेरे को 1-2 कमेंट ये इस बारे में भी आ रहे थे कि अगर आप ज्यादा लंबे हैं, जैसे कि 5'10", 5'11" वैसा है, तो क्या आपको ये बाइक सूट करेगा या आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो भाई, मेरी हाइट 6 फीट है, मैं 6 फीट का हूँ और मैं ये बाइक चलाता हूँ और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई भी इशू नहीं आता। तो 5'4" से लेके 6 तक या 6'2" तक भी अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से ये बाइक चला सकते हैं और आपको कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। आप दिखेंगे भी बढ़िया और आपको कंफर्टेबल भी लगेगा। और हाँ, वेट, अगर आपका वेट एटलीस्ट 50 प्लस है तो ही आप ये बाइक लीजिए, वरना आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसका वेट है भाई 200 किलो का बाइक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको उठाएंगे नहीं, मेन स्टैंड नहीं लगाएंगे या फिर मोड़ेंगे नहीं और बस चलाते रहेंगे, ऐसा तो होता है नहीं भाई। तो अगर आपका वेट थोड़ा अच्छा खासा है तो ही लीजिए, वरना अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो और बढ़िया है, आप ले लीजिए ये बाइक। देखिए मुझे तो ऑफ कोर्स ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता इसका वेट से, लेकिन अगर आपका हाइट कम है या फिर हाइट का भी नहीं, स्पेशली वेट का ही है, तो अगर आपको वैसा प्रॉब्लम है तो आप फिर देख सकते हैं उस हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से। और अब हम बात करते हैं यूजेज के बारे में, कैसा यूजेज होना चाहिए। मेरा पर्सनल यूज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जो यूज है, मैं इसको कहीं भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, कहीं उस कंडीशन में निकालता हूँ गाड़ी, या फिर ऐसे राइड्स पे, लॉन्ग राइड्स पे, स्पेशली हाईवेज पे चलाने के लिए ये बाइक सबसे बेस्ट है। आप और कोई जैसे कि हो गया क्लासिक हो गया, ये सब अगर गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप 10-15 मिनट भी नहीं, अगर आधा 1 घंटा चला रहे हैं उसके बाद आपको बैक पेन होना लगेगा या फिर ऐसा थोड़ा इश्यूज आएगा ही। लेकिन ये जो बाइक है, दिस इज फेमस फॉर इट्स कंफर्ट। इसका जो सीट है, इसका जो सिटिंग पोस्चर है, ये इतना बढ़िया है कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5-5 घंटे तक भी अगर कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे तो आपको कुछ भी वैसा बैक पेन जैसा कुछ भी फील नहीं होने वाला है। ये बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। तो अगर आपका हाईवे यूजेज ज्यादा है या फिर लॉन्ग जाना है आपको, तो ये तो ऑब्वियसली परफेक्ट है। बट मैं तो भाई सिटी में भी, मतलब हाईवे से ज्यादा मैं सिटी में यूज किया हूँ ये गाड़ी, और मेरे को सिटी में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और कोई भी इश्यूज मेरे को ऐसा फील नहीं होता सिटी में। हाँ, ट्रैफिक हो रहा है, ब्रेक बार बार लगाना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता भाई। एकदम आराम से कंफर्टेबली आप ये गाड़ी को सिटी में हो, हाईवे में हो, कहीं भी चला सकते हैं, और लॉन्ग रन के लिए भी आप इसको आराम से चला सकते हैं। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। ये आ गए उसके सारे प्रोज और ये है उसके सारे कॉन्स। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। तो देख लिया आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स, एंड सारे जो आपके क्वेश्चंस थे उसको सारे को मैंने डिटेल में एड्रेस करने की पूरी कोशिश की। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो माई कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, और आप जाके आराम से कमेंट में मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। ये मेरा पहला वीडियो था, मेरी यही आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आगे मैं किस बारे में वीडियोस लाऊं वो भी मुझे प्लीज सजेस्ट करें। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, या फिर अगर आप ये बाइक बहुत ही जल्दी लेने जा रहे हैं तो many congratulations to you, and I'll surely suggest you this beautiful machine, and this is so powerful कि मैं क्या ही बताऊं। और फिर मिलेंगे और एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।